प्रिय बच्चों, हिंदी के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। हिंदी के इस व्याख्यान के माध्यम से आज हम आपको कक्षा 10 के सिलेबस से अवगत कराएंगे, पाठ्यक्रम से अवगत कराएंगे और इसमें ये बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी विषय सूची क्या है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आपसे अपील करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप देखिए। इसमें हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कितना नंबर जो है परीक्षा में पूछता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्व अध्ययन के द्वारा पढ़ सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें जो है अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों से ये अपील है, हमारी निवेदन है कि वीडियो के साथ साथ आप जो आपके पढ़ाई के मटेरियल्स हैं, जैसे कापी किताब, इस वीडियो के साथ उस कापी और किताब को भी लेकर के साथ में बैठिए और जो भी वीडियो मिल रहा है आपको, चाहे जिस भी विषय का, जितना समय वीडियो आप देख रहे हैं उतना समय आप कापी किताब लेकर के पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर कोई समस्या आपको लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है या कहीं से कोई समस्या आपको लग रही है, उसको नोट करके रखिए और हम लोगों को अवगत कराइए। हम लोग सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट कराने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कक्षा 10 का ये सिलेबस है। तो आज हम जो है पूरा सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है और ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से अवगत करा दें। तो आइए, सबसे पहले आप इस ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कुछ चीज़ों को हमने लिख दिया है और इसी प्रकार से आप भी जो है अपनी कॉपी पर जो है इसको लिख लीजिए और सिस्टमैटिक ढंग से जो है आप पढ़िए। इस वीडियो के माध्यम से हमारी मदद से आप स्व अध्ययन से घर पर बैठ करके एकदम अपनी मजबूत तैयारी कर लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सरकार का यह निर्देश है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। तो हमारा प्रयास जो है यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ करें, किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। अगर कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो हम उसके लिए जो है समस्या के समाधान के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। तो आइए, ब्लैक बोर्ड पर आज आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 में जो भी पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उसको दर्शाया गया है। क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य और पद्य दोनों चीज़ें हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है उसका संक्षिप्त इतिहास जानना है। अब संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत क्या जानना है? संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी गद्य जो है कितने कालों में विभाजित हुआ है, इसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है और ये कितने कालों में विभक्त है। इसके साथ साथ हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं, विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, डायरी,
रेखा, चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, ऐसी जो विधाएं हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो विधाएं हैं, हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं, उन विधाओं से संबंधित जो भी लेखक हैं उनको हम लोग जानेंगे, और प्रत्येक विधा की प्रचलित रचनाओं को हम लोग जानेंगे। उसी से प्रश्न पूछता है, कोई भी रचना पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है, ये किस विधा की रचना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, तो सारी चीज़ें जो बताई जाएंगी। उसी प्रकार से हिंदी, देखिए यहाँ पर गलती किया गया है थोड़ा सा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास उसी प्रकार से है। इसमें भी ये पढ़ना है कि हिंदी पद्य को कितने कालों में बांटा गया है, इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ और कब तक इसका विकास चला, यानी आज तक जो विकास चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो है हिंदी पद्य के विकास में बहुत का, जैसे भक्ति काल है, श्रृंगार काल है, आदि काल है, तो अलग अलग कालों में जो विभाजित किया गया है, उस समय किस रस की प्रधानता थी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो इससे लगभग 10 नंबर पूछता है, एक एक नंबर और 2-2 नंबर के प्रश्न जो है वो 10 नंबर लगभग पूछता है। उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो पाठ आप में है मित्रता, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो पाठ है ममता, ऐसे गद्य के पाठों को जो है पढ़ना है। और सबसे पहले जो है, जैसे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ना है, साहित्यिक परिचय पढ़ना है, कृतियाँ यानी रचनाएं ये पढ़ना है, उनकी भाषा कैसी थी और उनके साहित्य की शैली कैसी थी। इसी प्रकार से प्रत्येक जो, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, ध्यान दीजिए, गद्य और पद्य दोनों में ये पढ़ना है सारी चीज़। जो भी लेखक या जो भी कवि है, लेखक और कवि, गद्य में जो है लेखक, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली पढ़ना है। उसी प्रकार से हिंदी पद्य में जो कवि होंगे उनका भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा, शैली, ये पढ़ना है। चाहे सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे रसखान जी हों, चाहे ये आपके महादेवी वर्मा जी हों, सुमित्रानंदन पंत हों, ये काव्य के जो कवि हैं या कवित्री हैं, तो सबका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ और भाषा से ये पढ़ना है। उसके बाद हिंदी गद्य यानी जो पाठ है, पाठ में आपसे प्रश्न पूछता है, कोई पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ से जो है 3 प्रश्न पूछेगा, संदर्भ पूछ सकता है, उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, या किस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम पूछ सकता है। ऐसे करके जो है प्रश्न पूछेगा हिंदी गद्य में। और हिंदी पद्य में जो है पैराग्राफ दे देगा, पद्यांश देगा और ये पूछेगा इसका संदर्भ से व्याख्या करिए, साहित्यिक विशेषताएं बताइए, ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखना है। तो हिंदी गद्य और हिंदी पद्य इन दोनों से लगभग 18 नंबर
इसमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा, शैली, संदर्भ सहित व्याख्या और कुछ प्रश्न, गद्य और पद्य दोनों की बात हम कर रहे हैं। मिला करके लगभग 18 नंबर का प्रश्न पूछता है प्रश्न पत्र में, परीक्षा में। उसके बाद देखिए संस्कृत भी आपका सिलेबस में है, जिसमें पाठों का हिंदी अनुवाद आपको बताया जाएगा। जितने भी पाठ दिए गए हैं एक एक पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा आपको, और उन पाठों के अंत में जो है कुछ प्रश्न किताबों में आप देखेंगे, किताब खोलेंगे तो किताबों पाठ के पीछे देखेंगे तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको बताया जाएगा। पाठ आप पढ़ लेंगे, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर लेंगे तो स्वतः ही प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख लेंगे संस्कृत में। फिर श्लोक को कंठस्थ करना है। एक श्लोक जो है हमेशा प्रश्न पेपर में जो है एक श्लोक पूछता है कि कोई एक श्लोक आप इसमें लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न दिया गया हो। तो आप ऐसे साधारण तौर पर 2-4 श्लोक जो है आप बढ़िया से याद कर लीजिए, आपका 2 नंबर का काम फिक्स है। तो पाठों का हिंदी अनुवाद, प्रश्नों के उत्तर और श्लोक को कंठस्थ करना और व्याकरण की चीज़ें हैं उसको हम बात बताएंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप संस्कृत से आपको पढ़ाया जाएगा। अनिवार्य संस्कृत जो है। खंड काव्य आप देखेंगे बहुत सारे खंड काव्य हैं, लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में चलता है वो खंड काव्य है कर्ण खंड काव्य। कर्ण खंड काव्य जो केदारनाथ मिश्र उर्फ प्रभात जी के द्वारा जो है लिखा गया है। ये 7 सर्ग में है। कर्ण के जन्म से लेकर के कर्ण की मृत्यु तक जो है जितनी घटनाएं हैं, महाभारत युद्ध की जो घटनाएं हैं, कर्ण के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उसको 7 सर्गों में जो है विभाजित करके केदारनाथ मिश्र उर्फ प्रभात जी ने जो है दर्शाया है। तो आपको पढ़ना क्या इसमें है? कर्ण खंड काव्य। इसमें से आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी संस्कृत में 8 नंबर, संस्कृत की श्लोक, प्रश्नों के उत्तर और हिंदी अनुवाद, यानी संदर्भ, इसमें भी संदर्भ से व्याख्या पूछेगा तो इसको लेकर के 8 नंबर और खंड काव्य से आपको 3 नंबर। इसी प्रकार से निबंध, निबंध जो है 6 नंबर का है। निबंध आप पहले से भी लिखते आ रहे हैं, लेकिन निबंध लिखने की जो कला है या जो तरीका है वो आपको बताया जाएगा कैसे निबंध लिखना है। जैसे कोई निबंध अगर प्रश्न पेपर में पूछ लिया है, जैसे मान लीजिए अनुशासन का महत्व है, अनुशासन का महत्व, इस विषय पर जो है निबंध लिखना। डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें आपको जैसे लिखना है इस विषय पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूपरेखा, नंबर 1 पर प्रस्तावना, दूसरे पर है अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा, ध्यान से देखिए, प्रस्तावना हो गया, अर्थ एवं परिभाषा। अब आप लिख सकते हैं अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व। इसी प्रकार से जो अगली पॉइंट है आप लिख सकते हैं अनुशासन हीनता का कारण।
हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। फिर आप एक हेडिंग दे सकते हैं, जैसे अनुशासनहीनता का कारण हो गया, तो अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय। अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय। लगभग आपका 5 पॉइंट हो गया है। तो आप 6वें पॉइंट में उपसंहार लिख सकते हैं। क्या लिखना है? हर निबंध में, चाहे वो जो भी टॉपिक है, इतना लिखने का हमारा तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा अवगत करा दें कि निबंध चाहे जो भी टॉपिक हो, सबसे पहले हम लोग उसकी रूपरेखा बनाएंगे। नंबर 1 पर प्रस्तावना रहेगा और अंत में उपसंहार रहेगा। ये तो फिक्स है आपका, ये 2 हेडिंग आपकी फिक्स है। नंबर 1 पर प्रस्तावना और अंत में उपसंहार। अब बीच में जो आप 1, 2, 3, 4 पॉइंट दे सकते हैं, वो जो भी टॉपिक है उससे संबंधित होगा। जैसे यहाँ पर आप निबंध लिख रहे हैं कि अनुशासन का महत्व, तो सबसे पहले अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता का कारण, अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय और अंत में उपसंहार। ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट को फिर दर्शाते हुए थोड़ा विस्तृत रूप में लिखेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो है आपका लगभग 2 पेज पूरा हो जाएगा, 2 से 3 पेज आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से निबंध आपको बताया जाएगा। तमाम कई निबंध, अनेक निबंध दे करके जो है आपको उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आपका निबंध हो जाएगा। निबंध हम लोगों को पढ़ना है, तो निबंध लगभग 6 नंबर का है। अब आप देख लिए कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। ये 2 चीज़ जो है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसके विकास से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन एक कार्य आपको स्वयं करना है। वो यह है कि चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आपको याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा, और उन रचनाओं से संबंधित जो भी लेखक हैं, कवि हैं, उनको आपको याद करना होगा। ये आपका कार्य है, इसको आपको करना है। तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए। 2, 4, 5 भी अगर रचनाओं को आप याद करेंगे, तो परीक्षा आते आते आप बहुत सारी रचनाओं को और उसके लेखक या रचनाकार का नाम जो है आप याद कर लेंगे। तो ये कार्य आपको करना है, और उसके लिए आज से ही आप लग जाइए। गद्य साहित्य का विकास या उसका संक्षिप्त इतिहास, पद्य साहित्य का विकास या उसका संक्षिप्त इतिहास, इसके अंतर्गत लेखक और उनकी रचनाएं, कवि एवं उनकी रचनाएं, ये चीज़ आप नोट करते हुए, लिखते हुए जो है याद कर लीजिए, कंठस्थ करिए। उस प्रकार से गद्य और पद्य में जीवन परिचय पढ़ना है, साहित्यिक परिचय पढ़ना है, कृतियाँ, भाषा सही। ये गद्य और पद्य में जो भी पाठ दिया गया है, उसके जो लेखक हैं, उसके जो कवि हैं, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली जो है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसके लिए आप नोट्स बनाइए। आप घर पर नोट्स बनाइए विधिवत। आपको बताया जाएगा, एक एक चैप्टर पढ़ाते समय हम बताएंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, और आप जो है घर पर उसका एक नोट बनाएंगे, उसको आप संग्रहित करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है उससे काफ़ी मदद मिलेगी।
संस्कृत में जो भी पाठ दिया गया है उस पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा, उसको पढ़ना है। उस पाठ से संबंधित जो भी संस्कृत गद्यांश हैं उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है आपको, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और उस पूरे किताब से श्लोक एक पूछता है। हालांकि आपको कम से कम 3 या 4 श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कोई जो श्लोक आप याद, मान लीजिए एक श्लोक आप याद किए हैं और वही श्लोक आपका पेपर में आ गया तो आप क्या लिखेंगे। इसलिए कम से कम 4 श्लोक आपको याद होना चाहिए, दो से ऊपर 3 या 4 5 श्लोक आप याद कर लीजिए। खंड काव्य में कर्ण खंड काव्य केदारनाथ मिश्र उर्फ प्रभात जी के द्वारा ये आपको पढ़ना है। 7 सर्ग में है, एकदम आप कहानी के जैसा, कहानी के रूप में जो है आपको बता दिया जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जानते भी हैं, ये बहुत आसान है और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। उसके 7 सर्ग आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें से लगभग 6 नंबर आपको मिलेंगे। निबंध में हमने अभी आपको बताया, ये चर्चा किया कि इस प्रकार से निबंध लिखना है। हालांकि जब निबंध लिखने का जो प्रोसेस बताएंगे उस समय जो है बहुत सारे निबंध का उदाहरण देते हुए हम लोग जो है उसका अध्ययन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब आगे जो है व्याकरण है, जिसमें से 25 नंबर, लगभग 25 नंबर जो है व्याकरण से पूछता है। पूरा व्याकरण मिला करके आपको 25 नंबर मिलेगा। तो व्याकरण में संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है। संधि में क्या पढ़ना है? संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार क्या है। उसी प्रकार से समास है, समास का अर्थ क्या है, समास के प्रकार कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। रस का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, रस के प्रकार क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको प्रमुख रूप से हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। इसमें इसका अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ उदाहरण आपको रस में पढ़ना है। आपके विषय वस्तु में सिलेबस में है। इसी प्रकार से छंद का अर्थ क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के प्रकार क्या है। लेकिन प्रमुख रूप से सोरठा और रोला छंद आपको पढ़ना है। इसमें सोरठा का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण, रोला का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आपको जो है पढ़ना है। और गणों की गणना भी करनी है आपको कि कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, इसकी गणना भी करनी है आपको। लघु क्या है, गुरु क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको दर्शाना है। तो जब छंद पढ़ाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि गणों की गणना कैसे की जाती है, लघु क्या है, गुरु क्या है, कितने चरण हैं, कितनी मात्राएं हैं। ये सारी चीज़ें जो है व्याकरण के अंतर्गत जो छंद पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। प्रिय बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो अलंकार है। अलंकार आप बहुत पढ़ते भी आए हैं, अलंकार से परिचित भी हैं। अलंकार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार के अंतर्गत जो है आपको प्रमुख रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण, ये चीज़ पढ़ना है। इसमें से पूछता है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार में से किसी एक का अर्थ, परिभाषा बताते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो भी तैयार होगा, आप तीनों तैयार कर लीजिए। आसानी से जो है दो भी तैयार कर लेंगे तो भी आपको एक मिल जाएगा। लेकिन आप जानिए, तीनों को पढ़िए, आप बहुत ही रुचिकर है अगर आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार से उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम और तद्भव के शब्द हैं, ये आपको पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द
आपको पढ़ने हैं, लेकिन हम बता दें पर्यायवाची शब्द जो है ये भी आपको स्वयं से ही कंठस्थ करना है। जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं, आपको स्वयं कंठस्थ करना है पर्यायवाची शब्द। तो इसके लिए भी आप जो है अभी से लग जाइए, कम से कम 2 पर्यायवाची रोज जो है नित्य प्रतिदिन याद करिए, 2 से 3, 5 और 1 घंटे समय आप इस हिंदी सब्जेक्ट पर दीजिए, सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। इसके बाद क्या है, संस्कृत में क्या है, रूप है, धातु है, लकार है, पुरुष तथा वचन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको जो है ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको स्वयं भी जो है पढ़ना है। हमने बताया ना, वीडियो देखना, बनाना और देखना बड़ी बात नहीं है। हम बना दिए ये बड़ी बात नहीं है, आप देख लिए ये बड़ी बात नहीं है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे अधिक मेहनत आपको करना है। और आप जब काफ़ी किताब के माध्यम से वीडियो को देखने बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे, तब समझिए हमारी मेहनत भी जो है सार्थक सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया ये सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो व्याकरण में 25 नंबर, सब मिला करके 70 नंबर हो जाएगा। थोड़ा काउंट कर लेते हैं हम लोग, 10, 10 और 18, 28, 28 और 8, 36, 3, 39 और 6, 40, 5, 45 और 25, जब ये जोड़ देंगे 45, 5, 50, 50, 20, 70 नंबर। 70 नंबर का पेपर आपका होगा और 30 नंबर जो होगा वो आपकी जो फाइल बनेगी, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा 30 नंबर की होगी। 100 नंबर का पेपर है, तो 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही आसान है, बस ज़रूरत है आपको पढ़ने की। जब आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। किसी भी चीज़ से आप जितना भागेंगे वो सारी चीज़ें आपको उतना अधिक परेशान करेंगी। आप भागिए मत, बल्कि आप भगाइए, आप लग जाइए। एकदम से जो चीज़ आपको कठिन लगे उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। हिंदी एकदम आसान चीज़ है और हम ये प्रयास करेंगे कि इसको आपके लिए और आसान बनाया जाए। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, आप किताब, बहुत सारे बच्चे हैं जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किताब की समस्याएं होती हैं, कौन सी किताब लें, कहाँ से किताब लें। तो आप जो है पुस्तक का नाम जो बताना है, जैसे कि आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए हिंदी में, चाहे वो आपका राजीव प्रकाशन हो, चाहे आपका जो है मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन है, क्योंकि वो लेखक आपको मिलेंगे, उनकी रचनाएं मिलेंगी। जो सिलेबस है, जो NCERT के द्वारा निर्धारित किया गया, वो हर किताब में दिया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अगर आपको कहीं से पुरानी किताबें भी मिल जा रही हैं, किसी बच्चे के द्वारा जो अभी आपसे बड़े, जो आपसे बड़े थे, अभी हाई स्कूल पढ़ कर के निकले हैं, उनकी किताबें भी मिल जा रही हैं, तो आप ले लीजिए। बिल्कुल जो है इसमें कोई वो नहीं है कि आप नई किताब ही लें, पुरानी भी किताब है तब भी जो है आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए एक आध पाठ उसमें जो बदला हुआ है, उसके लिए जो है आप बहुत सारे विकल्प हैं, वो बात की बात है। उसके लिए आप जीरोक्स करा सकते हैं या अपने साथी या मित्र की सहायता से उसके किताब से पढ़ सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जो है आपकी मदद करेंगे। तो आपके पास जो भी किताब है, पुरानी किताब मिल जा रही है उसको भी ले लीजिए, अगर नई किताब मिल जा रही है तो उसको भी ले लीजिए। कहीं से भी जो है आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए। और आगे अभी तो हमने सिलेबस बताया है, अब आगे जो है हम एक एक पॉइंट
पर डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट पर व्याख्यान देंगे। आप बिना किताब के माध्यम से आप नहीं पढ़ सकते, आप वीडियो के माध्यम से देखिए और किताब को देखते रहिए, तब जो है आप स्वयं से मेहनत से पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि सबसे पहले जो है आपको सिलेबस से अवगत करा दिया जाए कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल जो है आप तैयार हो जाइए और अपने अंदर से भय निकाल दीजिए और एकदम से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हमने बताया जितना विषय है उतने घंटे की पढ़ाई आप करिए, सभी विषय को समान रूप से समय दीजिए। कोई अगर मान लीजिए गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, थोड़ा आपको कठिन लगता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना। ये नहीं कि किसी विषय को कमज़ोर समझिए, आप समझ लीजिए हिंदी कमज़ोर है, सामाजिक विज्ञान कमज़ोर है, हम इसको देखेंगे नहीं, इसके लिए हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बहाना मत बनाइए। हर विषय के लिए समान रूप से समय दीजिए और जो आपको कठिन लग रहा है उसके लिए आप अतिरिक्त समय दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जरूर जो है सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे परीक्षा में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में विषय वस्तु की और जो भी पॉइंट होगा उसकी जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए